जारी है। जम्मू कश्मीर से एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। कश्मीर से एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया गया, ऐसा लग रहा है। इस ब्रेकिंग को जो हम बता रहे हैं अभी हमारे आउटपुट डिपार्टमेंट से, हम और इसमें विस्तार लेंगे कि क्या ये डॉक्टर शाहीन से अलग है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, ये कौन सी डॉक्टर हैं जिन्हें अब हिरासत में लिया गया है? लगातार जो है वो हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है। 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है अभी तक जम्मू कश्मीर से। पिछले 2 दिनों में जो लगातार जांच चल रही थी, मगर अभी जो ताज़ा जानकारी आई है, एक महिला डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं जो मामले 2 जांच हो रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद का, जिसमें बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के जो है पकड़े जाने के बाद, उसी केस में जो है उसकी केस की जांच हो रही थी। और दूसरा जो दिल्ली ब्लास्ट था, उस मामले में जब डॉक्टर उमर पकड़ा गया, उसके बाद लगातार जो जांच हुई है, इन दोनों मामलों में जो है इंटरलिंक बताए जा रहे हैं। और इसमें एक महिला डॉक्टर को पकड़ा गया है, ये भी कहीं ना कहीं उसी ग्रुप का एक जो है वो हिस्सा मानी जा रही है, हो सकती है। इसीलिए जब इस पे शक हुआ है, उसके बाद जो है इसे गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और लगातार अगर आप देखें, डॉक्टर सुहेल एक और जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में आप देखें डॉक्टर सजाद हो, और इससे पहले जो है डॉक्टर जो पकड़े गए हैं, लगातार इसी तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा देने की जो कोशिश की गई है दुश्मन की तरफ से सरहद पार से, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा है। और इसी खुलासों को कहीं ना कहीं देखते हुए लगातार रेड्स चल रही हैं। जो जानकारियां हैं, पिछले 24 घंटे में 200 से ज़्यादा लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कई डॉक्टर हैं, कई जो अन्य लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं तब पकड़े गए हैं जब इनके लिंक्स निकलकर सामने आए हैं। जो टेक्निकल एविडेंस हैं, डिजिटल एविडेंस मिले हैं, उनके जांच के बाद जो कई मोबाइल बरामद हुए थे, उनकी जांच के बाद जो है इन सभी के कनेक्शन जो हैं वो निकले हैं, जिसके बाद इनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी सबूत हासिल होंगे, उसकी बिना पर जो है आगे गिरफ्तारियां होंगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकना राजीव बहुत जरूरी हो जाता। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, दिल्ली धमाकों के बाद जब ये खुलासा हुआ है कि कैसे विस्फोटक बिना एक्सप्लोजिव के, बिना आरडीएक्स के विस्फोटक बनाकर इस तरह से लोगों की हत्याएं करने का प्लान जो किया गया है, उस प्लान को उसके खुलासा करना और उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक्सपोज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। वाकई एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अजय, बड़ा खास बात है, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सोहेल, डॉक्टर सज्जाद, और ये जो अब एक और महिला है, ये भी डॉक्टर बताई जा रही है। क्या ऑप सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने वाकई, क्योंकि ये हमारे सबके लिए भी आंख खोलने वाला है कि ये क्या मेडिकल पेशे को ही चुना है, या प्रोफेसर या पढ़ाई लिखाई करने वाले जिन पर जल्दी शक नहीं जाता? देखिए, बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद शुरू हुआ था, तो पाकिस्तान ने उन गरीब लोगों को चुना, जो अनपढ़ लोग थे, उन लोगों को चुना और इसमें शामिल किया, आतंकी गतिविधियों में शामिल किया। पैसे के लालच में तमाम चीज़ें करवाई जाती थी। और उसके बाद जब देखें तो पिछले कुछ सालों में जो लगातार आतंकी मारे गए, उसके बाद जो आतंक का नेटवर्क था उसको उखाड़ फेंका। जो लोग टेरर फंडिंग करते थे उनको जेलों में भेजा गया, चाहे वो हुर्रियत थी या तमाम सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनको जेलों में भरा गया। उसके बाद पाकिस्तान के लिए यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में पाकिस्तान की ये नई चाल दिख रही है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी अनपढ़ को या किसी कम पढ़े लिखे को आतंकी गतिविधियों में शामिल करते हैं, तो उसको जो पैसा बंद हो जाएगा मिलना, तो उसकी कामकाज या वो चीजें जो है नहीं करता था, रिक्रूटमेंट में नहीं हो पाती थी। ऐसे में मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इन पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया गया होगा और उसी के व्हाइट कॉलर टेररिज्म को तैयार किया गया था, जिसका खुलासा जो है भी रुक कर लेता हूं। अजय बने रहिए आप मेरे साथ। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल टीपी त्यागी, ये जो डेटोनेट करने का तरीका है जो चांदनी चौक से सामने आया, जो मटेरियल है, मेरे साथ फॉर्मर आईजी भी जुड़े हुए हैं, रणबीर शर्मा और मेजर जनरल लेके सिवाच, और अजय से तो मैंने प्रतिक्रिया ले ली। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी, ये
क्या माना जाए ये मिस हैंडलिंग के चलते यहां बॉम्ब फट गया और ये लोकेशन कोई और थी? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और दूसरा ये भी जोड़िएगा कि अब तक 7 डॉक्टर के नाम सामने आ चुके हैं, 7वीं लेडी डॉक्टर है, यानी 2 लेडी और 5 डॉक्टर, यानी एक अलग तरीका है अब टेररिस्ट का। ये अलग तरीका नहीं है सर, ये तरीका आज से 35 साल पहले शुरू किया गया था। जी जो हुर्रियत है वो हुर्रियत पहले ये चेक करती थी, देखती थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है, स्टूडेंट है, जो हमारा पोटेंशियल फर्दरेंस हमारे एम्स को करने वाला बन सकता है। उनके लिए रिकमेंडेटरी लेटर लिखे जाते थे कि हाँ इसको एमबीबीएस कराइए। और हिंदुस्तान में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन उनको पाकिस्तान और चाइना में भेजते थे, वो वहां से अच्छी तरह से रेडिकलाइज होकर आते थे। कश्मीर के ही ये सारे डॉक्टर हैं, जिसमें आप बता रहे हैं 6 हैं, 7 हो गए, अब तो 2 लेडीज भी हैं उसमें। और उनमें से एक लेडी वो है जो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की अध्यक्षा या उसकी मुखिया तैनात की गई है, और नॉर्थ और साउथ दोनों में उसको जिम्मेदारी दी गई है। खैर ये वो लोग हैं और कश्मीर से आके यहाँ काम करते थे। तो इन्होंने अब ये क्या करते थे इसको तो अब सारी दुनिया ने देख लिया, क्या किया गया है ये भी सारी दुनिया ने देख लिया। हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा कि क्या इसे रोका जा सकता था, और दूसरे आज के बाद क्या करें। और तीसरी बात जो आपने पूछी कि भाई क्या वो मिस हैंडलिंग हो गई जो वहां पे बम फट गया, और ये हो गई। अब ये तो मेरे को नहीं पक्का मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ जो सरकमस्टांसेस हैं वो ये बताते हैं कि अगर 3000 केजी यानी कि 3 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट खुद में इतना बड़ा भारी विस्फोटक नहीं है, उसके साथ कुछ और मिलाना पड़ता है, फ्यूल्स मिलाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके वो एक एक्सप्लोसिव बनता है। तो वो कुछ एक्सप्लोसिव जो इन्होंने बनाया, मान लीजिए कि अगर वो कार की बजाय ट्रक में होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। और दूसरी बात ये कि जो सामान उस किराए के कमरे में मिला था उसमें 20 टाइमर भी थे। अब टाइमर का मतलब ये है कि आप बगैर कांटेक्ट में आए दूर से बैठ के स्टैटिक टारगेट को, हाई वैल्यू टारगेट को एक गिवन टाइम के ऊपर तबाह कर सकते हैं। तो अगर वो 20 किए गए होते तो कितना बड़ा नुकसान होता। लिहाजा इससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि जो वहां हुआ शायद वो मिस हैंडलिंग हुआ, या इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस कि नुकसान कम हुआ। लेकिन सर मैं बताना चाहता हूँ कि अब क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक छोटा सा जिक्र ये करता हूँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है सर, रिसर्च एनालिसिस विंग है, आईबी है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, जॉइंट साइफर ब्यूरो है, ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरी सर्विसेज है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वगैरह वगैरह। ये लिस्ट अभी और भी लंबी है। ये सारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है भाई ये क्या कर रही, जब ये कोई काम 2 दिन में नहीं हो सकता, लंबे समय से हो रहा था, तो ये सो तो नहीं रही थी। ये क्यों नहीं कर पाई, उसका कारण ये है कि ये सारी एजेंसीज की कमांड एक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आईएसआई की है कमांड, पाकिस्तान के अंदर जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो सब उसके अंडर में काम करती है। देयर इफेक्टिवनेस इज मोर एज कंपेयर टू अवर इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। और दूसरी बात सर, हम एनालिसिस ही करते रहे इसके ऊपर बैठ के नहीं सर, इट इज ए वेरी सीरियस मैटर। इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और आर्मी और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमको आम आदमी को भी करना है। और आम आदमी को बताया गया क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 51A जिसमें 11 ड्यूटीज बताई गई हैं, जिसमें एक ड्यूटी इस बात के लिए भी है। एग्जैक्टली मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। हम सब अपने अधिकार की बात करते रहते हैं, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखते हैं और कहते हैं हमारा अधिकार ये है, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है एज ए सिटीजन, हम सब ने कितना रोल अदा किया। पुलिस को
ब्लेम करना बहुत आसान है, ठीक है, पुलिस की जिम्मेदारी यही होती है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? जो लोग वहां पर थे जहां ये कलेक्ट हो रहा था, क्या जिसने किराए पर मकान दिया था उसने कभी पूछा ये चीजें लाकर यहां क्यों रखी जा रही हैं जब किराए पर ये जगह ली गई है? दूसरे मकान में जो एक्सप्लोजिव मिला शायद किसी ने नहीं पूछा, और वहां के लोग भी इस मामले में खामोश बने रहे। रणबीर जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणबीर जी, बहुत सीधा सवाल, अभी आप कर्नल टीपी त्यागी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, ये सब का सब, अगर मेरा सजेशन तो ये रहेगा, लेकिन मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ये सब एनएसए के अंडर में आ जाना चाहिए, ये सारा इंटेलिजेंस का जितना फ्रेमवर्क है। लेकिन क्या फरीदाबाद के गांवों में और हरियाणा की जो लोकेशन है, तीन तरफ से ये दिल्ली को घेरता है, फरीदाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, हम सोनीपत तक चले जाएं, कुंडली बॉर्डर, सारा का सारा हम एरिया पूरा देख लें, ये सब का सब दिल्ली को कवर कर रहा है। क्या ये बहुत आसान जगह बन गई है दिल्ली देश की कैपिटल को हिट करने के लिए? क्योंकि अगर दिल्ली में कुछ होता है तो बहुत जल्दी वो पूरे वर्ल्ड में पहुंचता है। क्या धौजपुर और फतेहपुर तगा में जो बीट पुलिसिंग की बात होती है सर, वो असफल रही? रणबीर सर, मैं बिल्कुल ये बात मान रहा हूं, वो चूक रही। मैंने पहले बताया कि जो हमारी लोकल पुलिस है उसको बहुत अलर्ट होना चाहिए था। J&K पुलिस ने जैसे ही कांटेक्ट फरीदाबाद पुलिस से किया तो उसी वक्त जो है ना वह हाई अलर्ट फरीदाबाद में होना चाहिए था, और उनकी नाकाबंदी और पेट्रोलिंग सिस्टम इमीडिएटली जारी हो जाना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन बहुत सीरियसली नहीं हुआ। और जो धौज का एरिया और ये सारा जो बीट एरिया आप बोल रहे हैं, ये बीटों में बटा हुआ था। थाने की हर एक जुरिडिक्शन के अंदर बीट बुक होती है और बीटों में बटा हुआ होता है। लेकिन जो डॉक्टर है वो एक ऐसा व्हाइट कॉलर सिस्टम है कि भी जहां पे ना तो गांव का आदमी शक करता है, ना ही पुलिस का आदमी शक करता है, और ना ही वेरिफिकेशन का सिस्टम वहां बन पाता है गांव के अंदर। शहरों में तो थोड़ा बहुत हमारा आरडब्ल्यूज मदद करती हैं उस वेरिफिकेशन, लेकिन गांव में तो सिर्फ ये देखते हैं आपस में भाईचारा सिस्टम जो देखते हैं जाति का या धर्म का, उसके मुताबिक उनको ठहरने में आसानी मिल जाती है। और इसीलिए वो ठिकाना खेतों के अंदर एक फार्म हाउस के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था, जहां पे सर मैं उनको थोड़ी देर के लिए शक नहीं आपको रोकूंगा क्योंकि अब 2 मिनट बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौट आए हैं, कैबिनेट की मीट शुरू होने वाली है। होम मिनिस्टर जिनको दिल्ली पुलिस ने जो प्राइमरी जो शुरुआत का इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट दे दी है, और अब वो प्राइम मिनिस्टर को अपडेट करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भूटान से आते ही सबसे पहले LNJP पहुंचे थे, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे। और इसमें क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में जो जांच रिपोर्ट है उसमें हरियाणा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन सबको कवर किया है, तो पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री ने इन तीनों जगह के DGP से भी बात की होगी, और उसके बाद गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को सामने रखी जाने वाली रिपोर्ट तैयार की होगी। तो कुछ देर में ही प्रधानमंत्री इस पर रिपोर्ट लेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये मीटिंग है, और उसके बाद क्या फैसला होता है, वो कितना बताती है सरकार, ये भी बड़ी बात होगी। रणबीर सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आपका। मेरे सहयोगी अब शाहिद अंसारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, कर्नल रिटायर्ड TP त्यागी भी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहिद अंसारी, मैं अब आपका रुख कर लेता हूं। चर्चा में बहुत सारे एंगल को यहां पर ले चुके हैं, लेकिन कर्नल TP त्यागी का एक सुझाव नहीं, वो शिकायत भी है और सुझाव भी है कि हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटेलिजेंसीज के रहते भी अगर इतनी बड़ी तैयारी को देखते हैं अनर्थ होने के बाद, तो फिर हम कहां जा रहे हैं। शायद मुंबई में भी इस सब को लेकर मुंबई पुलिस ने वहां पर भी छानबीन की है, क्योंकि वहां से भी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता दिख रहा है। शायद जरा डिटेल में जानकारी दें।
राजीव, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो सबसे पहले मौजूदा जो सूरत हाल है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। थाने इलाके से आबदी नाम के शख्स को जो है हिरासत में एटीएस ने लिया है और आबदी को लेकर जो है एटीएस ने उसके पास से कई अहम दस्तावेज़ बरामद किए। ये उन्होंने दावा किया है, लेकिन अब तक जो है उसे गिरफ्तार किया गया है या नहीं, ये दो चीज़ें अभी भी एटीएस ने जो है इस मामले में साफ नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पुणे से जो गिरफ्तारी कोंडवा इलाके से हुई है ज़ुबैर की, वो जो है इस पूरे मामले में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपको याद होगा राजीव, कुछ एक महीने पहले मुंबई से सटे 100 किलोमीटर के फासले पर पुणे इलाके से कोंडवा इलाके में जो है एटीएस की छापेमारी हुई थी। और ये छापेमारी सिर्फ कोंडवा में नहीं हुई थी, बल्कि महाराष्ट्र के कुल 18 जगहों पर हुई थी। और इस 18 जगहों की छापेमारी के बाद कई अहम दस्तावेज वहाँ से बरामद हुए थे, कई क्लू मिले थे। चूंकि एटीएस ने ये सुबह तड़के ये छापेमारी की थी ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे और उस वक्त जो है दबिश दी जाए जब जो है जो लोग जिन पर शक है या जिन पर आरोप है किसी भी चीज़ का, वो लोग मौजूद हों। इस दौरान एटीएस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया था, पूछताछ भी किया और उन लोगों को छोड़ भी दिया। लेकिन एक शख्स को जो है अभी जो है हिरासत में गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जो है ज़ुबैर है। ज़ुबैर पर आरोप है कि ज़ुबैर के लैपटॉप में जो है कुछ ऐसे संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिली है, जिसकी वजह से एटीएस ने उस पर यूएपीए लगाया है। एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उसे 14 नवंबर तक जो है एटीएस की हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। अब चूंकि एटीएस ने कोर्ट में जो दलील पेश की है, उस दलील में एटीएस ने कोर्ट को बताया है कि उसके पास जो लैपटॉप बरामद हुए हैं उसमें 1 TB डेटा है। अब राजीव, जो 1 TB डेटा है उसके लिए 3 से 4 दिन बहुत ही कम दरकार है, जिसको लेकर 1024 GB डेटा, ये बहुत बड़ा डेटा है। 1000 GB नहीं, डेटा मैं वही 1 TB को 1024 GB में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा डेटा है जो उस लैपटॉप पे है। जी राजीव जी। और अब इसके लिए जो समय दिया गया है एटीएस को, चूंकि एटीएस की कस्टडी, कोर्ट ने एटीएस को कस्टडी जो दी है वो समय कम है, इसीलिए एटीएस ने कोर्ट में इस बात को लेकर कहा है कि उनको मजीद मोहलत दी जाए। तो संभव है कि 14 तारीख के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो हो सकता है और मोहलत दी जाए। अब उसमें जो डेटा है राजीव, उसमें क्या है, उसमें कुछ जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ ऐसे लिटरेचर हैं, उसमें AK-47 की कुछ मैप और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ और भी कई अहम दस्तावेज़ हैं जो कहीं ना कहीं जो है मशकूक हैं, संदिग्ध हैं, जिसको लेकर जो है एटीएस की तफ्तीश बेहद ज़रूरी है। अच्छा, इसके पहले राजीव आपको मैं बता दूं कि एटीएस ने और भी कई जगहों पर जो है छापेमारी की थी। उसमें से देखिए एक जगह है कोंडवा वो जगह है जिसे मिनी शाम कहा गया है। शाम आप समझते हैं, जहां से जो है दाइश यानी IS इस्लामिक स्टेट जो इसके जो स्लीपर सेल रहे हैं, इससे जुड़े जो लोग रहे हैं, आपको याद होगा आरिफ मस्जिद और उसके बाद नाचन फैमिली। नाचन वो फैमिली है जिसका 93 ब्लास्ट में अहम रोल रहा है। आपके ही शो में जो है इस पर हमारी चर्चा हुई थी। तो वहाँ पे भी जो है एटीएस ने ऐसे ही दबिश दी थी, वहाँ पे भी कई अहम चीज़ें बरामद की थी। फिर उसके बाद जो है एटीएस ने बिना बताए इन सारे इलाकों में दबिश दी थी, जहाँ पे कोंडवा, जिसका मैंने जिक्र किया है, जहाँ से ये अरेस्टिंग हुई थी ज़ुबैर की। तो अभी जो है संभव है कि राजीव, इस पूरे मामले में चूंकि अब जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है एजेंसियों के कान तो खड़े हो गए हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनके इससे कोई कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें जो है जो एजेंसियां हैं वो हर संभव प्रयास कर रही हैं कि क्या किसी का किसी तरह से कोई लिंक तो नहीं है या कोई कहीं से जुड़ा तो नहीं है। तो अभी इसकी जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर अभी तफ्तीश की जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ निकलेगा वहां से।